हे गाइस, दिस इज देवेंद्र मिश्रा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सारथी। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का ये पहला वीडियो है जिसमें हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक से टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यार हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों ना अकाउंटिंग वर्ड को पकड़ लेते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस में, जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उन्हें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने माल खरीदा, हमने माल बेचा, हमने किसी को उधार दिया, किसी से उधार लिए, हमने बैंक से लोन लिया, ये सब पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो हम इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ें तो अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज़ का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का एंड देन रिपोर्टिंग करने का। तो इसमें हमें चार मोटे मोटे शब्द दिख रहे हैं। एक तो रिकॉर्डिंग हो गई, एक समराइजिंग हो गई, एक एनालाइजिंग हो गई एंड एक रिपोर्टिंग हो गई। पहले इन चार शब्दों को समझ लेते हैं तो हमें अकाउंटिंग की डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। तो अकाउंटिंग में क्या था? पहला रिकॉर्डिंग। अब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, फॉर एग्जांपल हमने 5,000 का माल खरीदा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अमाउंट में डाल देंगे हम 5,000, ठीक है, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अगला स्टेप क्या आता है? समराइजिंग। समराइजिंग अब यार अगर एक महीने की ट्रांजैक्शन देखेंगे किसी बिजनेस में तो हज़ारों ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। हमने किसी को माल बेचा, उधार लिया, किसी को उधार दिया, माल खरीदा, ऐसे करके यार दिन में ही बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। महीनों की तो बात अलग है। तो हम चीज़ों को समराइज़ करके चलते हैं। समराइज़ कैसे करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें हम आइटम्स और हेड्स जो भी होते हैं उनके अलग अलग खाते बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ परचेज़ किया 5,000 तो हमने परचेज़ का खाता बना लिया। हमने माल बेचा तो हमने सेल का खाता बना लिया। हमने श्याम को 10,000 रुपये उधार दिए तो हमने श्याम का खाता बना लिया। इस तरह से हम समराइज़ करने के लिए खाता बना लेते हैं। वैसे समराइजिंग में आगे भी स्टेप्स होते हैं कि हम खाता बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। उसकी बात हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। बट अभी समराइजिंग का आप मतलब समझ लीजिए कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए उनमें हम आइटम्स के अलग अलग खाते बना लेते हैं, जैसे परचेज़ के, सेल के और जो भी उधार दिया उस बंदे के नाम का। अगला तीसरा स्टेप क्या आता है? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग, अच्छा, हम ये अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? हम चीज़ों को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? हम समराइज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन जाननी है, हमें चीज़ों को एनालाइज करना है। तो तीसरा स्टेप भी यही कहता है, एनालाइजिंग, कि आपने जो भी समरी बनाई आप उसे एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करिए कि अब हमने देखा कि हमारा जो माल बिका, सेल हुई हमारी, वो 20,000 की हुई। अब हमने परचेज़ किया था, हमने अपने खातों में देखा समरी में कि परचेज़ हुई थी हमारी 10,000 रुपये की, और हमने जो खर्चे किए थे, एक्सपेंसेस अगर हम काउंट कर लें, उसमें देखा हमने 4,000 खर्चे किए थे टोटल। तो अब इसमें से हमें देखेंगे तो हमें 6,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो अब हम समझ जाएंगे कि यार धंधा लॉस में तो नहीं है, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, इसीलिए तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यार। अगला स्टेप क्या आता है? रिपोर्टिंग। चौथा अगर स्टेप की बात करूँ मैं तो रिपोर्टिंग। अच्छा, लाला जी के लेवल तक तो ठीक है, लाला जी खुद ही अकाउंटिंग करते हैं, खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, खुद ही जान लेते हैं कि मेरा प्रॉफिटेबल है कि नहीं। बट यार अगर बिजनेस एक बड़े लेवल पे पहुंच गया तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं, अलग अलग बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं। जैसे सेल डिपार्टमेंट अलग हो गया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो अब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, समराइज़ करेगा, और फिर वो खुद ही तो एनालाइज नहीं करेगा, वो आगे किसी टॉप लेवल बंदे को जो ओनर होगा उसे देगा। तो उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। कोई अलग एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कि कंपनीज़ में हो गया, कंपनी बहुत बड़ी लेवल पे होती है तो वो लोन लेती है बैंकों से, वो उधार माल खरीदती है। तब बैंक वाला यार ऐसे थोड़ी लोन दे देगा, वो भी तो देखेगा इनका धंधा प्रॉफिटेबल है कि लॉस में, ये मेरा पैसा तो नहीं खा जाएगा। तो उन्हें भी बिजनेस की इंटरेस्ट रहता है बिजनेस में कि यार इनका धंधा प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, तब तो हम लोन देंगे। तो उन्हें भी जो मैनेजमेंट होती है कंपनीज़ की, वो उन्हें रिपोर्ट दिखाती है कि ये देखिए जी, हमारा धंधा प्रॉफिट में चल रहा है, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में, आप हमें लोन दे सकते हैं। इसी तरह जो जिससे हमने माल उधार में खरीदा, उन्हें भी दिखाते हैं कि ये देखिए जी, हमारी रिपोर्ट है, ये इसमें हमारा सेल इतने को, परचेज हमने इतने की थी, ये भी खर्चे हैं, और हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो आप हमें उधार में माल दे सकते हैं, हम आपका पैसा चुका देंगे। तो इसलिए हम रिपोर्टिंग करते हैं।
अब रिपोर्टिंग को सिंपल में समझे तो रिपोर्टिंग का मतलब है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में कौन आ गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट आ गया, देन बैंक वाले आ गए, बैंक जिनसे लोन लिया बैंक वाले आ गए, जिनसे उधार माल खरीदा वो आ गए, और गवर्नमेंट भी बहुत सारे केसेस में आ जाता है। तो गवर्नमेंट्स को डेटा की ज़रूरत होती है तो हम MCA की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज़ का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। इनिशियल रिकॉर्ड करेंगे, देन समराइज़ करेंगे अलग अलग खाते बना के, प्रॉफिट एंड लॉस बना के, ट्रायल बैलेंस बना के, बैलेंस शीट बना के, देन एनालाइज करेंगे हमारा धंधा घाटे में तो नहीं जा रहा, हमें बंद कर देना चाहिए या नहीं। देन रिपोर्ट करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को, बैंकर्स को, या फिर जो हम जिनसे हमने माल उधार में खरीदा क्रेडिटर्स को, या फिर और बहुत सारी पार्टियां स्टेक होल्डर्स में आ जाती हैं। अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। हमें रटने की जरूरत नहीं है यार, काफ़ी ईजी चीज़ें हैं, एक बार ही समझ लेंगे तो चीज़ों याद रहेंगी। अगली डिफिनीशन आती है प्रोप्राइटर की। पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट मनी टू गेन प्रॉफिट। ओनर यार, जो बिजनेस को ओन कर रहे हैं ओनर ही तो हुआ, ओनर इज अ प्रोप्राइटर। अच्छा, लाला जी की दुकान में लाला जी तो ओनर हो गए, लाला जी इज अ प्रोप्राइटर। इसी तरह हम अगर हम रोड से निकले तो बहुत सारी शॉप दिखेंगी, क्लोथ शॉप, स्टेशनरी शॉप हो गई, ग्रॉसरी शॉप हो गई, जूते की दुकान हो गई, इन सब में ओनर होंगे तो उन्हें हम प्रोप्राइटर कहते हैं। अच्छा, तो ओनर प्रोप्राइटर जब भी बोलूँ मैं तो समझ जाना कि ओनर है उसका मतलब। बट एक चीज़ हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए यार कि जब मान लो 3-4 बंदों ने मिलके एक फर्म इस्टेब्लिश करी तो इसमें हम उन 4 बंदों को अलग अलग प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे, उसमें पार्टनर कहते हैं। इसी तरह अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में यार प्रोप्राइटर नाम की चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे होता है डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, बट प्रोप्राइटर नहीं होता। प्रोप्राइटर जब मैं बोलूँगा तो इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे लाला जी की दुकान हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, इस तरह से। अगला वर्ड आता है हमारा कैपिटल। अच्छा, बिजनेस से स्टार्ट करोगे यार तो पैसे की जरूरत होगी, तो जो ओनर जो पैसा लेके आएगा दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? जब भी प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा बिजनेस में उसे हम कहेंगे कैपिटल। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं कि जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तभी बस कैपिटल की जरूरत हो सकती है ना। वो बीच में बिजनेस मान लो घाटे में चल रहा है, हमने बिजनेस किया यार, देख रहे हैं घाटे में चल रहे हैं, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम पैसा, जो प्रोप्राइटर है वो घर का पैसा लेके आएगा बिजनेस में ताकि आगे कंटिन्यू हो सके, हमारा बिजनेस बंद ना हो सके। तो वो भी जब बीच में भी अगर वो लेके आएगा ना वो कैपिटल ही कहलाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोप्राइटर जब भी पैसा लेके आएगा पर्सनल बिजनेस में इट विल बी कॉल्ड कैपिटल। अच्छा, हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें भी अपने बिजनेस में ले आए, घर की चीज़ें बिजनेस में ले आए। फॉर एग्जांपल राम स्टेशनरी शॉप है जिसमें राम ओनर है, ठीक है। तो उसने देखा यार कि जो मेरी स्टेशनरी शॉप है ठंड में तो ठीक था यार, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है तो पंखे की ज़रूरत थी। तो उसने देखा कि घर में एक्स्ट्रा पंखा लगा हुआ है, तो वो पंखा वो अपने बिजनेस में ले आया स्टेशनरी शॉप में। तो वो जो पंखा ले आया ना यार वो भी कैपिटल का ही पार्ट है। अब कैपिटल जरूरी नहीं पैसा घर से लेके आया बिजनेस में तभी कैपिटल कहलाएगी, नहीं, वो चीज़ें भी लेके आएगा। मान लो पंखा लेके आया तो पंखा भी कैपिटल का पार्ट बनेगी, ठीक है। कैपिटल क्या हो गया? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। अगली बात आती है ड्राइंग। कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है ड्राइंग्स। कैसे? जब हम पैसा लेके आते हैं घर से बिजनेस में तो ये कहलाता है कैपिटल, बट जब बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए घर ले जाए तो ड्राइंग्स। इट्स वेरी सिंपल। तो एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही ले जाए, अब हो सकता है कि उल्टा केस हो जाए। पंखे की जरूरत घर में थी बट एक्स्ट्रा पड़ा था स्टेशनरी शॉप में, तो उसने स्टेशनरी शॉप का जो पंखा था, उसने बिजनेस का जो पंखा था वो घर में ले गया। तो ये भी ड्राइंग्स है यार, जरूरी नहीं कि वो ड्राइंग सिर्फ कैश के रूप में हो। अच्छा, एक और एग्जांपल है, राम की जो स्टेशनरी शॉप थी उसी की बात करते हैं। राम का एक बच्चा भी था जो 5वीं क्लास में जा रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि स्टेशनरी शॉप तो खुद की है यार, तो जब उसे कॉपी किताब की जरूरत पड़ेगी उस बच्चे को, तो उसने अपने स्टेशनरी शॉप से कुछ कॉपीज़ या पेन्स निकाल के बच्चे को दे दी। तो ये भी ड्राइंग्स हो गई, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन फिर से अगर पढ़ेंगे तो अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से जब भी कोई कैश या गुड्स को प्रोप्राइटर लेके जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे।
और ये कैपिटल से डिडक्ट होती है। इसका क्या मतलब हुआ यार, जब वो पैसा लेके आया था पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाने के लिए, तो हमने उसे कैपिटल कर दिया था। पर जब बिजनेस का पैसा घर ले जा रहा है तो उसे हम ड्राइंग्स कह रहे हैं, तो कैपिटल से ही तो कम हो रहा है यार। पैसा लेके आया तो कैपिटल हो गया, जब ड्राइंग्स कर रहे हैं तो कैपिटल से ही तो कम हो रहा है, तो इसे हम डिडक्ट कर देते हैं कैपिटल से। अगली टर्म आ जाती है एसेट्स। एसेट्स की डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ यार, बिजनेस रन करने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। चीज़ों की ज़रूरत जैसे फॉर एग्जांपल राम की स्टेशनरी शॉप है, जब उसने स्टार्ट किया होगा उसे फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ी होगी, उसे पंखे की ज़रूरत पड़ी होगी, उसे एक स्पेस की ज़रूरत पड़ी होगी। तो बिजनेस रन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। अच्छा, ये जो एसेट्स हैं ये बेचने के लिए नहीं है यार। जो फर्नीचर वो लगाएगा अपनी स्टेशनरी शॉप में, उससे वो बिजनेस करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो फर्नीचर से बेच देगा, नहीं ना, वो चीज़ों को बेचेगा। स्टेशनरी शॉप में कॉपी पेन बेचेगा, वो एसेट्स को नहीं बेचेगा। एसेट्स क्या हो गई, बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डूइंग द बिजनेस स्मूथली, नॉट फॉर सेलिंग इट, आर कॉल्ड एसेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई। बिल्डिंग हो गई जैसे वो हॉल था उसका जिसमें धंधा कर रहा है, वो उसकी एसेट हो गई। जो भी फर्नीचर थे वो भी उसकी एसेट हो गई, जो पंखा लाया वो भी एसेट हो गई, ठीक है। अब एसेट्स में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, एक तो टेंजिबल होते हैं, एक इनटेंजिबल होते हैं। अभी टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, टेंजिबल मतलब जो भी एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी नेकेड आइज से। इनटेंजिबल जो कि जिसका कोई फिजिकल पोजीशन नहीं होता, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, राम की स्टेशनरी शॉप की बात कर लें, तो राम की स्टेशनरी शॉप में जो फर्नीचर लगे हैं, जो उसकी बिल्डिंग है जहाँ पे वो धंधा कर रहा है, तो वो सब क्या हो गए, उसके फिजिकल एसेट्स हो गए। जो कंप्यूटर उसने यूज़ कर रहा है वो अकाउंटिंग के लिए, वो हो गए उसका फिजिकल एसेट्स। अच्छा, अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो गए, इंटेंजिबल में वो एसेट्स आ गए जो जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसा अभी बताया मैंने। तो फॉर एग्जांपल राम की स्टेशनरी शॉप काफ़ी ज़्यादा चलने लगी, बड़े लेवल पे हो गया उसका शॉप, तो उसने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, टैली, मान लो टैली खरीद लिया उसने, टैली प्राइम खरीद लिया अकाउंटिंग करने के लिए। तो वो जो टैली प्राइम हो गई, वो जो सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी एक एसेट है, क्योंकि उससे भी तो बिजनेस कर रहा है यार। उस एसेट से भी तो कुछ उसको बेनिफिट हो रहा है ना, अकाउंटिंग कर रहा है तो स्मूथली बिजनेस रन कर रहा है, उसे पता चल रहा है हम प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है हमारा। तो एसेट्स हो सकते हैं इधर टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में कौन से, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स। और कुछ हो गए इनटेंजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यार कोडिंग के सॉफ्टवेयर डल रहते हैं, आईटी कंपनीज़ में तो खासकर, तो उन्हें हम उनकी क्या होती है, वो इनटेंजिबल एसेट होती है। अच्छा, आपने यूट्यूब में देखा होगा कि गानों में कॉपीराइट रहता है, मतलब आप उनका गाना चुरा नहीं सकते। तो कॉपीराइट कराने के लिए उसने पैसा दिया होगा जिसका गाना है, तो वो भी उसकी इनटेंजिबल एसेट होगी, क्योंकि उसने पैसा खर्चा किया है अपने धंधे को चलाने के लिए। इसी तरह के यार जब कोरोना आया था तो काफ़ी सारी कंपनीज़ कोरोना की वैक्सीन बना रही थी, तो फार्मूला डेवलप करते हैं। वो कंपनीज़ क्या करती हैं, जो फार्मूलाज बनाती हैं ताकि कोई चोरी करके अपना ना बना ले, इसलिए वो पेटेंट करा लेती है उन फार्मूलाज को। वो उसमें उन्होंने पैसा खर्चा किया, तो उनकी क्या हो गई, इनटेंजिबल एसेट हो गई, क्योंकि वो जो पेटेंट हो गया यार उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, जो कॉपीराइट है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, वो सिर्फ उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दीज आर जस्ट पैसा दिया हमने, तो वो एक राइट हो गया हमारा, कॉपीराइट, पेटेंट, सॉफ्टवेयर्स, है ना। अगली डिफिनीशन की बात करते हैं। अगली डिफिनीशन जो है हमारी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ क्या है, अच्छा पहले डिफिनीशन देख लें। द अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू अदर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी बिजनेस में जो भी पैसा हम दूसरों को लगते हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो हम उधार में चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, बट सामने वाले को लौटाना है। हमने लोन लिया बैंक से, सामने वाले को लौटाना है, क्योंकि हम उन्हें ओ कर रहे हैं उनका अमाउंट। तो जो भी अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू अदर्स, जो भी पैसा बिजनेस दूसरों का लगता है, दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी का हिंदी मतलब होता है यार दायित्व। दायित्व का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी चीज़ों को लौटाने की। सेम वे लायबिलिटीज़ का मतलब हो गई अमाउंट विच अ बिजनेस ओज टू अदर। लोन लिया, लोन लौटाना है, उधार माल खरीदा, पैसा तो देना पड़ेगा, वो डंडा कर देगा भाई। तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन पे अगर आए तो इनकम। अगला टर्म जो है हमारा इनकम।
इनकम यार तो हमें भी पता है क्या होता है इनकम, मतलब पैसा है। तो बिजनेस में क्या होता है इनकम का मतलब, द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेशंस और फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये क्या है, बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है यार, जो भी पैसा बिजनेस प्राइमरी ऑपरेशन का मतलब क्या है, सेल परचेज, जो भी माल बेच के हमने पैसा कमाया, दैट इज इनकम फ्रॉम प्राइमरी ऑपरेशन। पर यार बिजनेस में ज़रूरी नहीं, अदर सोर्सेज से भी इनकम आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस के नाम पे एक एफडी खुलवाई है, तो उस एफडी से इंटरेस्ट आएगा, बट वो हमारे जो प्राइमरी ऑपरेशन है सेल परचेज उससे तो नहीं आ रहा है, ये हट के आ रहा है, तो दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहीं पे यही लिखा है, द अमाउंट अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेशन, सेल परचेज, सेल से जो भी पैसा आया, और फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो पंखा लगा था राम की स्टेशनरी शॉप में, 5,000 का था, बट राम ने उसे 6,000 में किसी को चेप दिया, तो यार 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसके धंधे से तो नहीं हुआ, मतलब जो स्टेशनरी बेचता था वो तो नहीं, हट के वो पंखा बेचा उसने, है ना, अपना एसेट बेचा, तो वो इनकम जो 1,000 की एक्स्ट्रा है वो अदर सोर्सेज से इनकम है ना। तो इनकम में क्या है, बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी ऑपरेशन और फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल भी वही लिखा है, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेल्स, रेंटल इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। रेंटल इनकम मतलब मान लो किसी बिजनेस में एक अलग से स्पेस खाली पड़ा है तो उसे रेंट में दे दिया, बट वो बिजनेस का पार्ट तो नहीं है, बिजनेस तो स्टेशनरी का ही है, तो वो रेंटल इनकम जो आएगी वो अदर सोर्सेज। प्राइमरी ऑपरेशन का मतलब है जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का, स्टेशनरी कर रहे हैं तो हम पेन, कॉपी, पेपर जो भी बेचेंगे वो हो गया प्राइमरी ऑपरेशन, सेल ऑफ प्राइमरी बिजनेस। ठीक है, अगली टर्म आती है एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ, खर्चे यार, खर्चे। इसमें लिखा है कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम। जो भी खर्चे किए, फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्टाफ रखे हैं, कुछ स्वीपर को रखा है तो उसे सैलरी देंगे, तो वो हमारा खर्चा हो गया। एक जो स्पेस में हम जिसमें बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट देना पड़ेगा, हम रेंट पे लेकर रखा है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, एक्सपेंस हो गया। अच्छा, और क्या हो गया, बैंक से लोन लेके रखा है, बैंक लोन पे ब्याज लेगा, ब्याज भी खर्चा हो गया हमारा। तो एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे जो भी है हमारे। इसमें आप डेफिनेशन में एक चीज़ देखोगे, इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम। अच्छा, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम का क्या मतलब हुआ, अच्छा जो बिजनेस कर रहे हैं यार, अगर हम खर्चे क्यों कर रहे हैं, हम खर्चे बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारा बिजनेस चलता नहीं है ना, ताकि हमारी इनकम आती रहे। सैलरी दे रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं और वो फ्री में थोड़ी बैठा है, रेंट दे रहे हैं तो मुझसे बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इनकम। इनकम जनरेट करने के प्रोसेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो अगला टर्म आता है हमारा डेटर्स। डेटर्स कौन हो गए, अच्छा हमने बिजनेस में माल बेचा, सामने वाले पार्टी ने कहा यार अभी पैसे नहीं है बाद में ले लेना, उधार में माल बेचा, सिंपल सी बात है। डेटर कौन सी पार्टी होगी, जिसे हमने उधार में माल बेचा। फॉर एग्जांपल राम की स्टेशनरी पे आते हैं, राम ने सुरेश को 10,000 की कॉपीज़ बेच दी, सुरेश का भी बिजनेस था, सुरेश को 10,000 की कॉपीज़ बेच दी। सुरेश ने कहा यार मैं दे दूंगा, 1 महीने का टाइम दे दूँ, उधार में दे दिया। तो सुरेश क्या हो गया हमारे लिए, डेटर हो गया। डेफिनेशन में भी अगर जाएं तो क्रेडिट कस्टमर्स आर कॉल्ड डेटर्स, ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स। जो भी उधार में जिस भी बंदे को माल बेचा वो हमारे डेटर्स हो गए, क्रेडिट कस्टमर्स आर डेटर्स। डेटर्स को ही हम दूसरा नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी बात हम आगे करेंगे, उन्हें हम ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से शो करते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग एज डेटर्स। डेटर्स कौन हो गए, उधार में जिसे माल बेचा वो बंदा हमारा डेटर हो गया, वो हमें हमारा पैसा देगा। जस्ट अपोजिट टर्म आ गया हमारा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर में क्या है, क्रेडिट सप्लायर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। उधार में माल बेचा, डेटर्स। यार उधार में माल खरीद भी तो सकते हैं, सामने वाले को बोला यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, दे देंगे 15 दिन में, उधार में दे दो। अभी हमने उधार में पेन खरीद के लाए, तो जो सामने वाली पार्टी जिसे हमें पैसा लौटाना है, उधार में जिससे माल खरीदना, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। और आप एक पॉइंट लिंक कर पा रहे होगे कि मैंने लाइबिलिटीज़ में भी कुछ ऐसा बताया था कि जिनका पैसा हम लगते हैं, वी ओ द मनी ऑफ अदर्स इज लाइबिलिटीज़। तो क्रेडिटर्स भी बेसिकली हमारे लाइबिलिटीज़ ही होते हैं, हमारी दायित्व होती है, हमें पैसे लौटाने होते हैं। तो क्रेडिटर्स कौन हो गए, जिनसे हमने माल उधार में खरीदा, क्रेडिट सप्लायर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स।
और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जब बात करेंगे उसमें हम ट्रेड पेबल्स के नाम से शो करते हैं। अगला टर्म है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस विच वी पे व्हेन वी परचेज गुड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज इनवर्ड। अच्छा, हमारा धंधा दिल्ली में, बट हमें माल खरीदना है जो कि जिसका सप्लायर जो है वो मुंबई में बैठा है। सप्लायर ने कहा अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करो, हमसे माल खरीदो और ले जाओ। तो हमने किया ऐसा, हमने एक फ़्लाइट बुक कराई। तो हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो भी पे किए, मान लो ट्रक ही बुक कर लिया है, ट्रक से हमने मुंबई से लेके आए दिल्ली, तो वो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो पे किया वो हमारा कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड कब हुआ? जब हम माल खरीद रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। व्हेन वी परचेज गुड्स एंड पे द चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पे किसी वेयर हाउस में से माल खरीदा हमने, किसी कंपनी का जो वेयर हाउस था, वहाँ से माल अपने गोडाउन तक लेके आना था, बीच में ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए, दैट इज कैरेज इनवर्ड। उसका जस्ट अपोजिट टर्म होता है कैरेज आउटवर्ड। अच्छा, एक कस्टमर आया जी, उसने कहा जी हमारा 20 किलोमीटर दूर घर है, हम आपसे ही खरीदते हैं क्योंकि हमारे बगल वाले ने बताया कि आप अच्छा माल बेचते हो, इसलिए हम 20 किलोमीटर आपके पास आए, बट आपको हमारे घर तक माल पहुंचाना पड़ेगा जी। हमने कहा ठीक है, ऑब्वियसली यार हम अपनी सेल प्राइस में ऐड कर देंगे। तो हमने उसे क्या किया कि उसके घर तक माल पहुंचाया। तो वो हमारा क्या हो गया? कैरेज आउटवर्ड। जो भी खर्चा लगा ट्रांसपोर्ट का बीच में, इसमें यही लिखा है सेलिंग एक्सपेंस अकर्स व्हेन अ बिजनेस पेज फॉर गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स प्लेस। एक सेलिंग एक्सपेंस है, वो जो हमने माल बेचा उसका सेल अमाउंट का तो पार्ट नहीं था, बट जो खर्चा हमने किया अपने यहाँ से उस कस्टमर के 20 किलोमीटर दूर घर तक पहुँचाने में जो भी चार्जेस आए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आए, वो हमारा कैरेज आउटवर्ड हो गया। विंडो वर्ड्स में इनवर्ड और आउटवर्ड ध्यान रखने वाली चीज़ है। इनवर्ड मतलब इन, हम माल खरीद के लेके आए, ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया, कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि बाहर जाना। हमने माल बेचा, कस्टमर ने बोला यार घर तक छोड़ दो, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे किए फ्रॉम आवर प्राइमरी लोकेशन टू द कस्टमर्स प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। बेसिकली ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, जब हम माल खरीदते हैं तो इनवर्ड बन जाता है, जब हम माल बेचते हैं तो आउटवर्ड बन जाता है। तो ये थी आज की डेफिनेशन। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना यार, और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी लगा कि हाँ बंदे ने मेहनत की है, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे चल के अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।